बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। हमने क्लास 9 का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आइसोटॉप के आर्टिकल को आगे बढ़ाना है। आज हमने आइसोटॉप्स, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स और उनके यूजेस की बात करनी है। आज का आर्टिकल रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स और उनके यूजेस से रिलेटेड है। वीडियो को मुकम्मल देखिए और लेक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, इसीलिए आपको लेक्चर को ठीक तरीके से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना है। मेरा नाम नवीद इकबाल है और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 910 910, जिसमें क्लास 9 और क्लास 10 के केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे पीछे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस, उसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की डेफिनेशन, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, इसको मुकम्मल तौर पर हम समझेंगे। इसकी एग्जांपल्स, उसको हम समझेंगे। रेडियो एक्टिव डीके और रीजंस क्या हैं, रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिव डीके की रीजंस क्या हैं, इनकी रीजंस को डिटेल से समझा जाएगा। और जबकि आखिर में हम इस रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस, इनको डिटेल से समझेंगे। ये आर्टिकल मुकम्मल तौर पर समझना है, जरूरी है आपको, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट और प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी के ऑलमोस्ट आपके जो कंसेप्ट हैं ये यहां से क्लियर हो सकते हैं अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस, हम इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, नाम से जाहिर है रेडियो एक्टिव यानी रेडिएशंस परफॉर्म करने के लिए जो एक्टिव आइसोटॉप है उससे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का नाम देते हैं। जिनमें से रेडिएशंस निकल सकती हैं, एनर्जी रिलीज कर सकता है, उससे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहा जाएगा। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, इमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस की शक्ल में अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज, न्यूट्रॉन्स की शक्ल में रेडिएशन रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी एंड द आइसोटॉप विच इमिट एनर्जी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। इस प्रोसेस को, जिसमें एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एनर्जी रिलीज करता है, इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी का नाम देंगे। और जो आइसोटॉप एनर्जी रिलीज करता हो, एनर्जी इमिट करता हो, उसे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का नाम देते हैं। एक एलिमेंट के तमाम एटम्स, तमाम आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव नहीं होते। कुछ जो अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं वही रेडियो एक्टिव होते हैं, सारे रेडियो एक्टिव नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, जिनमें से 2 स्टेबल आइसोटॉप्स हैं जो कि आपका प्रोटियम और ड्यूट्रियम है, ये स्टेबल आइसोटॉप है, जबकि ट्रिटियम उसका एक अनस्टेबल आइसोटॉप है। इसी तरह कार्बन की बात करें तो कार्बन में 612 और 613 कंपैरेटिवली स्टेबल आइसोटॉप है, जबकि 614 एक जो है आपका अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहलाएगा। तो मतलब एक एलिमेंट के सारे आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव नहीं होते, चंद एक जो अनस्टेबल फॉर्म में होंगे वही रेडियो एक्टिव होंगे। और वो क्यों रेडिएशन करेंगे? स्टेबल होने के लिए। इस बात को आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। अब रेडियो एक्टिव डीके, आमतौर पर तो लफ्ज डीके गलना सड़ना को कहा जाता है। यहां रेडियो एक्टिव डीके का मतलब कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का टूट जाना, कन्वर्ट हो जाना, उसका टूट कर दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाना, उसे आप रेडियो एक्टिव डीके का नाम देखें। व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट emits radiation, it is transformed into another chemical element। जब एक एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, रेडिएशन रिलीज कर देता है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक और एलिमेंट के अंदर, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी, उसकी केमिकल नेचर बदल जाएगी और एक नया केमिकल एलिमेंट मार्ज वजूद में आ जाता है। तो पहले मौजूद जो रेडियो एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अपनी नेचर चेंज करके एक नया केमिकल एलिमेंट बना लेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके। इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डीके का नाम देते हैं, जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटकर कन्वर्ट हो जाएगा एक और एलिमेंट के अंदर, रेडियो एक्टिव डीके कहलाएगा। दिस न्यू एलिमेंट मे बी स्टेबल और मे बी रेडियोएक्टिव, सो इट इज आल्सो इमिट रेडिएशंस। अब जो नया आपका यहां एक एलिमेंट बना है, जो नया एलिमेंट
ये स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है, यानी ये स्टेबल नेचर का भी बन सकता है, यानी एक एलिमेंट रेडियोएक्टिव परफॉर्म करके जो नया एलिमेंट बना रहा है वो स्टेबल भी हो सकता है, और पॉसिबल है कि वो नया एलिमेंट बनने के बावजूद अभी अनस्टेबल हो और मजीद रेडियोएक्टिव परफॉर्म करके वो स्टेबल होने की तरफ जाए। इसलिए पॉसिबल है कि वो स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। अब यहां हमारे पास कुछ एग्जांपल है रेडियो एक्टिविटी की, जिसमें यूरेनियम 92 to 38 एक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर है, 238 उसका मैस नंबर है। जब ये रेडिएशन परफॉर्म करेगा, बीटा डिके अल्फा डिके करेगा, ये अल्फा डिके के बाद ये यूरेनियम कन्वर्ट हो जाएगा थोरियम के अंदर, TH सैंबल होगा थोरियम, 90 उसका एटॉमिक नंबर और 234 उसका मैस नंबर बनेगा, यानी यूरेनियम 92 से कन्वर्ट हो जाएगा थोरियम 90 में, और मैस नंबर 238 से रिड्यूस होकर 234 तक आ जाएगा, प्लस एनर्जी निकलेगी। अब यहां जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी किस चीज की एनर्जी होगी? असल में ये है हमारे अल्फा पार्टिकल्स। आपको याद हो अल्फा पार्टिकल्स असल में हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स दे आर हीलियम न्यूक्लियाई, He जिसके 2 एटॉमिक नंबर और 4 मैस नंबर होता है, He2 पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। अब यहां ये कैसे पता चलेगा कि ये अल्फा पार्टिकल बना है? अब देखिए यहां पे एटॉमिक नंबर 90 से रिड्यूस होकर कहां पे, 92 से रिड्यूस होकर कहां पे आ गया है? 90 पे। अब 92 से रिड्यूस होकर 90 पे आने का मतलब 2 प्रोटॉन्स निकले यहां से, इस वजह से यहां पे देखिए 2 प्रोटॉन्स पे एटॉमिक नंबर 2 बनेगा। अब यहां देखें 238 से कहां पे आएगा? 234 पे, मतलब 4 डिजिट आप रिड्यूस हुए हैं, इसका मतलब यहां से 2 प्रोटॉन्स निकले प्लस 2 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। जब 2 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तो मैस नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 प्लस 2 4, इसका मतलब कि यहां पे 2 प्रोटॉन्स निकलेंगे, हीलियम के 2 प्रोटॉन्स होते हैं। 4 यहां पे एटॉमिक मैस का डिफरेंस आएगा, कैसे कि 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स भी रिड्यूस होंगे और 2 प्लस 2 4 उसका मैस नंबर बनेगा। इस वजह से एटॉमिक नंबर में 2 का डिस्टेंस ये कमी आएगी, जबकि मैस नंबर में 4 का डिफरेंस आएगा यहां पे। अब 2 4 जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मैस नंबर 4, वो कौन होगा? आपका अल्फा पार्टिकल होगा। इसलिए इसे मैंने अल्फा डिके का नाम दिया, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई, He2 उसका एटॉमिक नंबर और 4 उसका मैस नंबर, ये हीलियम न्यूक्लियाई, ये आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं, और अल्फा पार्टिकल्स का रिलीज होना अल्फा डिके कहलाता है। लेकिन अभी ये जो आपका थोरियम है ये अभी कंप्लीट स्टेबल नहीं हुआ, अभी ये मजीद अनस्टेबल है और मजीद स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और ये थोरियम 90 to 34 मजीद अनस्टेबल होकर एक जनरेट करेगा प्रोटेक्टेनियम, नया एक एलिमेंट बनेगा, प्रोटेक्टेनियम बनेगा। अब यहां देखें एटॉमिक नंबर 90 से कहां पे आ गया? 91, है ना इंटरेस्टिंग। यहां 92 से रिड्यूस होकर 90 पे आए, यहां 90 से इंक्रीज होकर कहां पे आ गए? 91 पर, और मैस नंबर 234 से रिड्यूस होकर कहां पे आ गए आप? 231 पर। अब इससे मैंने अल्फा डिके का नाम दिया। जो यूरेनियम डिकम्पोज हुआ है, टूटा है और कन्वर्ट हुआ है ये थोरियम में, तो ये अल्फा डिके था, अल्फा पार्टिकल निकलेगा। लेकिन यहां पे अल्फा डिके नहीं है, इसे हम नाम देंगे बीटा डिके। एक नई टर्म आपको सुनने के लिए मिलेगी, बीटा डिके। यहां से बीटा पार्टिकल्स रिलीज होंगे। अब बीटा पार्टिकल्स कैसे रिलीज होते हैं? अब बीटा डिके में एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन के रिड्यूस होने से डेफिनेटली अब उसके न्यूक्लियस में भी फर्क पड़ेगा। न्यूक्लियस के पर क्या फर्क पड़ेगा कि न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा एक प्रोटॉन के अंदर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। जब प्रोटॉन में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो फिर उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। जब प्रोटॉन एक बढ़ गया, न्यूट्रॉन वो बाहर से नहीं अंदर कोई न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, बल्कि पहले अंदर से मौजूद न्यूट्रॉन्स, एक न्यूट्रॉन अपनी नेचर चेंज करके प्रोटॉन बनेगा। तो प्रोटॉन बनेगा तो एटॉमिक नंबर 90 से कहां पे आ जाएगा? 91 पे आ जाएगा। तो प्रोटॉन नंबर बढ़ने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ। अब एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुआ, साथ में न्यूक्लियस के अंदर एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स वो भी रिलीज होंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स के और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के रिलीज होने से बीटा डिके होगा, और बीटा डिके से एटॉमिक मैस 234 से रिड्यूस होकर कहां पे आ जाएगा? 231 पे।
मैं दोबारा आपको बता दूं, बीटा डिके में रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में से निकलते हैं। अब ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल आपके लिए एक नया लफ्ज है, आपने तो पढ़ा है एक एटम जो है उसके बेसिक जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के साथ साथ और फंडामेंटल पार्टिकल्स भी हैं जो अभी आपने नहीं पढ़े हैं, वो छोटे पार्टिकल्स हैं, वो हायर क्लासेस में जाके आएंगे। जैसे एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स कुछ अंदर से रिलीज होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स वो असल में रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, जिस तरह से अब एक न्यूट्रॉन अपने आप को कन्वर्ट करेगा प्रोटॉन में, प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा तो प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा, 90 से कहां पे आ जाएगा 91, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन के निकले और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के निकलने से 234 से एटॉमिक मास रिड्यूस होकर 231 पे आ जाएगा। तो ये एक बीटा डिके की एग्जांपल बनेगी। तो यूं अभी ये भी स्टेबल नहीं हुए, ये मजीद आगे कन्वर्ट होते रहेंगे और अंटिल ये बिस्मिथ तक पहुंच जाएंगे। ये एक पूरी चेन है इस डिके की, कभी अल्फा डिके होगा, कभी बीटा डिके होगा, कभी न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, कभी उसमें से और पार्टिकल्स हैं ये रिलीज होते जाएंगे और ये अपनी नेचर चेंज करते करते स्टेबिलिटी की तरफ जाता जाएगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और एग्जांपल रेडियो के आइसोटॉप्स की, जिसमें बिस्मिथ एटॉमिक नंबर 83 एंड मास नंबर 210 इसका मास नंबर है। जब ये अल्फा पार्टिकल्स रिलीज करेगा, अल्फा डिके में जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 रिड्यूस होना, 83 से 81 पे आना, मतलब कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स ये निकलेंगे और मास नंबर 210 से 206 यानी 4 डिजिट्स का डिस्टेंस आपका फर्क पड़ेगा, डिफरेंस आएगा इसके मास नंबर में। तो वो अब अगर 2 एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आए और 4 एटॉमिक मास में डिफरेंस आए, इसका मतलब यहां से भी एक हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल्स He2 एंड 4 एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 जो ये रिलीज होगा, He2 पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल यहां से रिलीज हुआ है। जैसे ही हम देखें आपका एटॉमिक नंबर 83 से कहां पे आएगा 81 पे, मतलब 2 का डिस्टेंस आया और मास नंबर आपका 210 से 206। अब 2 प्रोटॉन्स रिलीज हुए यहां से प्लस 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए। अब 2 प्रोटॉन्स के रिलीज होने से एटॉमिक नंबर 2 रिड्यूस हुआ, 83 से 81 पे आ गया। मास नंबर 210 से 206 पे कैसे है, 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, ये जब निकलेंगे तो 4 का डिस्टेंस आएगा, इसके मास नंबर में 4 का डिफरेंस आ जाएगा और यूं ये 210 से 206 पर आ जाएगा प्लस एनर्जी। अब यहां जो एनर्जी निकली ये रेडिएशंस की शक्ल में, और वो रेडिएशंस क्या थी, अल्फा रेडिएशंस। अब इसका मतलब कि एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप अपनी रेडिएशंस रिलीज करता है, अपनी एनर्जी रिलीज करने के बाद और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्यों ऐसा करता है, ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल होने के लिए रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। उसकी रीजंस क्या होती हैं हम यहां उसको डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स दैट हैव ग्रेटर न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन रेशियो मेक देम अनस्टेबल। ऐसे आइसोटोप जिनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के दरमियान रेशियो का डिस्टेंस आता है, डिफरेंस आता है, वो उस आइसोटोप को अनस्टेबल कर देता है। दे अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप अटेन स्टेबिलिटी, दे अंडरगो रेडियो एक्टिविटी। अब स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो रेडियो एक्टिविटी में से पास करेंगे। कैसे, अब देखिए कार्बन के 3 आइसोटॉप्स थे, 612, 613, 614। अब जो 614 है ये अनस्टेबल है। कैसे, अब इसके न्यूक्लियस में देखिए प्रोटॉन्स कितने हैं 6 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8। अब इनके प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो का डिफरेंस आ रहा है। अब इस वजह से ये कार्बन 614 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन जाएगा, तो उसकी रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला बन जाएगा। इस वजह से ये रेडियो एक्टिव परफॉर्म कर सकता है, रेडिएशन रिलीज कर सकता है, तो ये रेडियो एक्टिव परफॉर्म करेगा जिसमें प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो का फर्क आए। इसी तरह मैंने बताया था हाइड्रोजन भी ये प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। कौन सा, जो ट्रिटियम तीसरा आइसोटोप था हाइड्रोजन का, वो ये परफॉर्म कर सकता है, जिसमें अब देखें अब इसके न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अब इसके भी प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो का फर्क है।
अब जब प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो का फर्क आएगा, ये भी अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, जिसको स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये अंडरगो टू रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद ये स्टेबल हो सकता है। अगर हम एप्लीकेशन और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की बात करते हैं, उनके इस्तेमालात, उनके यूजेस की बात करें, तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज इन मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए आप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को यूज करते हैं। जैसे कि जो आपका एक्सरेज है, एक्सरेज भी एक तरह के इमेजेस ही होते हैं ना, कि रेडिएशन जिस्म के अंदर से पास करती हैं और आगे एक पेज के ऊपर उसका इमेज प्रिंट हो जाता है। तो कार्ड सा जो हम देखते हैं, रोशनी की तरफ करके हड्डियां नजर आती हैं, मसल्स नजर आते हैं उसके अंदर, तो वो भी एक इमेज लेने का तरीका होता है। तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज करते हुए इमेजिंग कर सकते हैं, मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज करते हैं। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप और फ्लूइड इज इंजेक्टेड टू द पेशेंट टू डायग्नोज डिजीजेस। मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करने के लिए भी हम उसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि थायराइड ग्लैंड, उसका इलाज करने के लिए आईडी-131 रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंजेक्ट किया जाता है जिस्म के अंदर, जो बीमारी को डायग्नोज भी करता है, उसका ट्रीटमेंट भी कर देता है। जो आपका थायराइड ग्लैंड है, उसकी जो खराबी होती है, गॉइटर होता है, उसका इलाज हो सकता है। इसी तरह टेक्नेटियम 99, ये इसका मैच नंबर है टेक्नेटियम का 99। इट इज यूज फॉर इमेजिंग बॉडी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड लंग्स। ये ब्रेन और लंग्स हैं, उनको इनके इमेज बनाने के लिए टेक्नेटियम 99 ये यूज किया जाता है। इसके अलावा बोन्स की ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए भी टेक्नेटियम का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर यूज स्पेशल कैमरा टू डायग्नोज रेडियो एक्टिव फ्लूइड मूव। जो रेडियो एक्टिव फ्लूइड्स हैं ये मूव कहां करते हैं, उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ कैमरा जो है ये यूज करते हैं। जहां जहां पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप मूव करें बॉडी के अंदर, उसकी मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं, उसकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है। जी रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी इसमें कार्बन 14 जो रेडियो आइसोटोप जिसका हमने ऊपर जिक्र किया था, वही रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज होगा, उसी की एक्टिविटी को हम चेक करेंगे। अ मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स विद रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14, यानी ये एक ऐसा मेथड है जिससे कार्बन 14 जो एक रेडियो एक्टिव कार्बन है, उसकी रेडियो एक्टिविटी को यूज करते हुए आप ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उनकी एज डिटरमाइन कर सकते हैं, उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसमें कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी मौजूद हो, इसका मतलब वो काफी पुराना ऑब्जेक्ट है। हाँ, अब यहां कैसे पता चलेगा कि उसकी कितनी जो है जिंदगी है और कितनी देर पहले वो डेड हो चुका है। अगर तो ज्यादा कार्बन 14 जो है उसकी रेडिएशन हमें मिलती है, इसका मतलब वो ज्यादा देर का नहीं है, वो अभी कुछ रिसेंट जो है टाइम गुजरा है, ज्यादा टाइम नहीं पास हुआ उसको डेड हुए। हाँ, अगर उसकी रेडियो कार्बन की रेटिंग कम होती जाए, आस्ता आस्ता उसकी रेडियो एक्टिविटी कार्बन 14 की कम होती जाए, इसका मतलब वो काफी पुराना ऑब्जेक्ट होता है। तो ये कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी इस तरह डिपेंड करेगी कि अगर रेडियो एक्टिविटी कार्बन 14 की ज्यादा रेडिएशन आएंगी, वो उसको मरे हुए, उसको इस दुनिया से गए हुए कम टाइम पास हुआ है। और अगर आपकी कार्बन 14 की रेडिएटिविटी कम हो जाए, इसका मतलब उसमें मौजूद कार्बन 14 काफी ज्यादा डिके हो चुका है, रेडिएट हो चुका है और उसकी एज काफी पुरानी है। ये इसका तरीका होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एंड कंक्रीट मिक्सचर्स। मेटल्स और कंक्रीट मिक्सचर्स की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स उसको यूज करते हैं। ये आमतौर पर बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, उनकी मजबूती मालूम करने के लिए, पुल्स होते हैं उनकी मजबूती मालूम करने के लिए ये कार्बन जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो यूज किए जाते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पास किए जाते हैं उसके अंदर, उससे हमें पता चल जाता है कि भी इसकी एक तो कितनी मोटाई है और मजबूती कितनी, इसकी डेंसिटी कितनी है। ये मालूम करने के लिए भी आप रेडियो आइसोटोप्स को बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी मजबूती मालूम करने के लिए भी। दे आर यूज्ड टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिसिटी। सस्ती न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी रेडियो आइसोटोप को यूज करते हैं। जैसे यूरेनियम 238 या यूरेनियम 235 उसको यूज किया जाता है। यूरेनियम 235 से निकल एनर्जी जो है उसको आप यूज करते हैं। जब यूरेनियम 235 ब्रेक होता है तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो यूरेनियम के न्यूक्लियाई को आप यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? वो जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी से आप वाटर को कन्वर्ट करेंगे स्टीम में,
स्टीम चलाएगी इंजन्स को, स्टीम इंजन चलेंगे वो जनरेटर को चलाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये भी एक तरीका होता है सस्ती इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप से चीप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू फाइंड द ऑयल फील्ड्स, जहां पे जमीन के अंदर तेल मौजूद होता है उनकी मौजूदगी का पता चलाने के लिए, ऑयल फील्ड्स का पता चलाने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स उसको यूज किया जाता है। इन मेडिसिन दे आर यूज्ड टू डायग्नोज एंड treat many medical conditions and diseases including cancer and thyroid disorders। इनको भी आप यूज कर सकते हैं रेडियो आइसोटोप को मेडिसिन के तौर पर बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए भी और उनको ट्रीट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैंसर के इलाज के लिए फास्फो-32 एंड SR-90 इसको यूज किया जाता है। इसी तरह थायराइड ग्लैंड को आप ठीक करने के लिए iodine-131 आप यूज करते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है, थायराइड्स का मसला बन जाता है और गॉइटर का मसला बन जाता है, तो उसके इलाज के लिए भी iodine-131 रेडियो आइसोटोप्स इसको यूज किया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट, ये आपका आर्टिकल हुआ कंप्लीट। इसको आपने बार बार वीडियो को देखें, समझें और अपनी बुक को सामने रखें, रीड करें, वहां से याद करें, यहां से कॉन्सेप्ट लें और जो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज बताया है उस एक्स्ट्रा नॉलेज को बुक पर साथ साथ नोट करते जाएं ताकि ये टॉपिक आपको बेहतरीन अंदाज में याद हो सके। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।